सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, चाहे सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, या एनी अदर डिफेंस एग्जामिनेशन हो, उन सभी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़ा ही मेजर रोल होता है। उनको तैयार किए बिना सिलेक्शन पाना लगभग ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हालांकि हम ध्यान दें कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर को, उनको थोड़ी सी प्रिपरेशन के बाद इनमें आउटपुट अच्छा मिलता है, लेकिन स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि इनको प्रिपेयर कहाँ से करें, कि क्या इनके सोर्सेस हों। जनरली इनके जो सोर्सेस होते हैं वो सोर्सेस होते हैं कि हमें डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर है उनको फॉलो करना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ पीआईबी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए, जो कुछ लिया, उनका डेली बेसिस पे जो जितना भी मिनिस्ट्रीज वाइज है, उसके बाद जो भी शॉर्ट नोटिस है वो दे दिया जाता है इसमें। उसके बाद एनुअल बेसिस पे एक कंपाइलेशन आता है पूरा इंडिया ईयर बुक का। जनरली मैंने देखा है कि सीएपीएफ में जो स्कीम्स पूछी गई हैं वो जनरली वहीं से उठाई जाती हैं, जो ऑप्शंस वहाँ बनाए जाते हैं वो वहीं से उठाए जाते हैं। अब ये सोर्सेस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप सभी भी जानते हो कि इन सोर्सेस को डेली बेसिस पे तैयार किया जाना मुमकिन नहीं है। हमें इनको आइडेंटिफाई करना, इनके अंदर से कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको डेली बेसिस पे तैयार करना लगभग ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आया हूँ जिसमें क्या है कि मैं डेली बेसिस पे न्यूज़ को आइडेंटिफाई करूंगा और उसका एक वीकली कंपिलेशन बना के आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करूंगा। इससे आपका ना सिर्फ टाइम बहुत सारा बचेगा, उसको आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो, बल्कि आपको पूरे वीक का एक बार में ही एक पीडीएफ भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो भी वीडियो है 30 से 40 मिनट का, उसके अंदर पूरे वीक का करंट अफेयर आपका कंप्लीट होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ढंग से देख लें और जो भी पीडीएफ दिया हुआ उसके बाद उसको पढ़ लें, तो उसके बाद शायद ही कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो आपसे मिस हो जाए। और इसी के साथ साथ अब मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके चैनल सीएपीएफ विद कुमार। जैसा कि इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब सीधे हम क्या करते हैं, जंप करते हैं कि इस इनिशिएटिव में हम कैसे काम करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वीकली बेसिस पर हम एक पीडीएफ दिया करेंगे और जो भी क्लास होगी वो डाल देंगे। अब इसमें पेपर 1 से रिलेटेड अभी करंट अफेयर दिया हुआ है, कुछ समय बाद में पेपर 2 का भी इनिशिएटिव इसी टाइप से चालू करेंगे, ठीक। और इसमें वीकली बेसिस है। अब ये हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें हम 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर पूरा वीक, जिसमें मंडे से लेकर संडे तक का जितना भी करंट अफेयर है उसको हम कवर करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधे अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है या आपको कोई हेल्प हो रही है इससे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको इसका करंट अफेयर को जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की हम। तो जो मैंने बताया जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको हम कवर करेंगे। तो जो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल के आई है वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि इससे पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया हुआ था इंडिया में। अभी हमें कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस और हैं, उनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस और दिया जाएगा। उनके नाम है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली, ठीक। ये 5 लैंग्वेज के नाम आपको याद रखना है। और उससे पहले 6 किन किन को मिला हुआ था, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया, ये 6 को पहले से मिला हुआ था और इन 5 को और मिल गया है। तो कुल कितने हो चुके हैं अभी, टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस इस समय प्रेजेंट में हमारे हैं। अब बात एक चीज़ और उठ के आती है कि आपको एक चीज़ और जानना चाहिए कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दे दिया जाए। तो जनरली जो क्लासिकल लैंग्वेजेस के देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें रखा गया है कि कम से कम इनका जो टेक्स्ट है या हिस्ट्री है उसका कम से कम 15 to 2000 ईयर का कम से कम उनका हिस्ट्री होना चाहिए। उनमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए कि तकरीबन 2000 ईयर्स के आसपास की पुरानी है इनका टेक्स्ट, ठीक। दूसरा बोला कि इनका एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए, कि इनका लिटरेचर वर्क कम से कम बहुत पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100-200 साल पुराना हो, इसका उससे भी ज़्यादा पुराना होना चाहिए। फिर देखो कि इनके इंक्रिप्शनल एविडेंसेस भी होने चाहिए। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं जो लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन किन किन नई लैंग्वेजेस को स्टेटस मिला ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये क्राइटेरिया 1500 से लेकर 2000 ईयर तक का जो क्राइटेरिया उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अभी आपने खुद देखा होगा कि सोनम वांगचुक जैसे कि वो लेह से पैदल यात्रा करके आ रहे थे, तो वो डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये 6 शेड्यूल है क्या। तो क्विकली हमें देख लेते हैं ये 6 शेड्यूल क्या है। 6 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 244 के तहत, जिसमें क्या है 244 हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है 6 शेड्यूल के लिए। अभी इसके अंदर टोटल कितने एरियाज हैं, असम का कुछ एरिया है,
मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो अभी आपसे पूछूं कि कौन से 4 स्टेट्स में ये काम कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में एंड मिजोरम में। ठीक, फिर उसके बाद इसका पर्पस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है इसका। तो इसका जो पर्पस है, इट प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कॉल्ड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो ये क्या है, एक तरीके के ऑटोनोमस रीजन्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है कि ताकि वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उसके जो इंटरेस्ट है उनको ढंग से कैटर किया जा सके, या फिर उनके जो भी बिलीव्स है उन सबको आराम से वो फॉलो कर पाए, या फिर अपने अकॉर्डिंग कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क किए जाने चाहिए वो उस अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड कर पाए। तो जनरली क्या है कि उस एरिया को कुछ ऑटोनोमिटी मिल जाती है ताकि वो अपने डिसीजंस को ले पाए और अपने जो भी काम है उनको कर पाए। ठीक, अब बात क्या है कि इसके एडवांटेज क्या है, जरा एडवांटेज को देखते हैं। तो क्या होता है, ये डेमोग्राफिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर। अब देखो जो भी डेमोक्रेटिक होते हैं उसमें एक मान लो कि असेंबली होगी, तो वो सारे के सारे डिसीजन लेने का काम करती है, रूल बनाने का काम करती है। और जनरली अगर हम क्या करेंगे कि जो ऑटोनोमस वाला एरिया है उनको अगर ये दे देंगे कि आप ही डिसाइड करो क्या बनाना है, तो छोटा ग्रुप होगा तो आसानी से डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी क्या नीड है, उनको प्रायोरिटाइज करके अपने जो भी डिसीजन है वो ले पाते हैं। ठीक, दूसरा कि ये कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। तीसरा, प्रोटेक्टिव और ट्राइबल लैंड राइट्स, खासकर ट्राइबल और लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। चौथा है ग्रांट इन फंड जो भी मिलता है उनको एक्स्ट्रा फंड मिलता है इसमें, अगर 6 शेड्यूल के अंदर है तो एक्स्ट्रा फंड मिलेगा तो डेवलपमेंट के ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में हेल्प करता है। जैसे लद्दाख का जो इशू है तो वहाँ पे ये इशू है कि भाई क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ओवर टूरिज्म की वजह से, इस वजह से आप हमें ये स्टेटस दीजिए ताकि हम जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको उस तरीके से डिजाइन कर पाएँ कि जो लद्दाख का फ्रजाइल क्लाइमेट है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये कुछ बात है, लेकिन ऐसा हमने बोला कि इनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे लद्दाख से रिलेटेड पर्टिकुलर इशू की बात की जाए तो वहाँ का सबसे बड़ा इशू है लिमिटेड ज्योग्राफिकल कवरेज है वहाँ पे, है ये पहला इशू। ये लैक ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। अभी देखो जहाँ जहाँ पे ये किया गया तो ऐसा नहीं है, जैसे जिन जिन एरिया में अभी लागू है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उन एरिया में डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, करप्शन का इशू है, या फिर पॉलिसी जो बनाने का काम है 2-3 लोगों के हाथ में आ गया, वो लोग कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चल रहे, इस टाइप के इश्यूज वहाँ पे भी फेस किए जा रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या है कि जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट है, अभी देखो कि स्टेट हमारे यहाँ पे क्या स्टेट मेन है, जो इलेक्टेड बॉडी जो जिनका भी इलेक्शन हो गया वही डिसाइड करती हैं क्या लेजिस्लेशन बने। लेकिन इसमें क्या है कि ऑटोनोमस एरिया होने की वजह से उनकी जो पावर है वो उस एरिया में लागू नहीं होता, ये भी एक चैलेंजेस है। तो कुछ चैलेंजेस मैंने यहाँ पे लिखा, और एक चैलेंजेस मेजर ये रहता है कि फाइनेंस का ऑटोनोमस वाले को, ठीक है ग्रांट मिलता है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता, इस वजह से एक ये इशू भी बना रहता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि क्या कर सकते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं कि भाई रेगुलर इलेक्शन वहाँ पे कराए जाए, अगर 6 शेड्यूल नहीं दे रहे हैं तो उनको फंड ज़्यादा दे दी जाए, और क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज है उनको दूसरे तरीके से एड्रेस कर दिया जाए, तो भी इस चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये कुछ 6 शेड्यूल से रिलेटेड चीज़ें हुई। सबसे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना आर्टिकल 244 से रिलेटेड है ये, और दूसरा कि भाई कौन कौन से एरिया में ऑलरेडी लागू है, तो 4 स्टेट है ये, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो हमारा क्या है नेक्स्ट। इस अभी हमने देखा था कि जो हमारे SCO जो न्यूज़ में रहा था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो जनरली बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। जो SCO का जो ओरिजिनेट हुआ है वो संघाई 5 नाम से हुआ है। कब हुआ? 1996 में। 1996 में संघाई 5, जिसको संघाई स्पिरिट भी बोलते हैं। तो उसमें 5 कंट्रीज थे इनिशियली, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। कितने थे? 5 कंट्रीज थे इनिशियली। ठीक, और कब? 1996 में ये बना था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद 15 जून 2001 में संघाई कोऑपरेशन में कौन? उज्बेकिस्तान 6th मेंबर बना। कौन बना? 6th मेंबर कौन था? ये भी आप ध्यान रखनी जरूर है, 6th मेंबर है उज्बेकिस्तान। उसके बाद कुछ और कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया, जिसमें इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस समय ये टोटल 9 मेंबर है इसमें। कितने? 9। और 10th मेंबर भी इसमें ऐड हो चुका है। 10th मेंबर है बेलारूस। कौन है? बेलारूस। ठीक, ये कंट्री सारी ये डायग्राम दिया हुआ है, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और चाइना। अब इसका इशू क्या है? तो ये जो SCO है उसका क्या है कि जितने भी रीजनल इशू है, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड इशू है, उनको कैटर करना। इसकी एक स्पेशल प्रणाली है, रैट्स प्रणाली, रीजनल एंटी टेररिस्ट
वाला जो प्रणाली है इसमें क्या है, जो एंटी टेररिस्ट जितने भी एंटी टेररिस्ट काम किए जा रहे हैं उनको कंडेम करना या फिर उनमें कुछ कार्रवाई करना हो तो ये आपस में मिल बांट के बात करते हैं और उस इश्यू को कैटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये कुछ SCO के डाले। इसके मेंबर्स को आप ध्यान रखिएगा, 6th मेंबर कौन बना, इनिशियल 5 कौन थे, अभी कौन जुड़ा है, 10th कौन है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है, जैसे इस बार ब्रिक्स का पूछा हुआ था, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अभी रिसेंटली जो PM किसान योजना है उसका 18th इंस्टॉलमेंट पे हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये PM किसान योजना है क्या। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये लॉन्च कब हुआ है, तो 24 फरवरी 2019 में ये लॉन्च हुआ है। तो आपको लॉन्च ईयर आपको विशेषता ध्यान रखना है कि लॉन्च ईयर इस ईयर हुआ है ना। देखो आपने कहीं स्कूल में देखा होगा तो वो पूछ रहा है बार बार कि किस ईयर ये लॉन्च हुआ है ना, 2014-15 की स्कीम्स को पूछ रहा है, तो 19 का भी आप याद रखिए। अब इसका क्या है, इसमें कोई भी जो किसान है उसको 6000 का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, कि फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है उसको। और वो क्या कर रहा है कि हर 4 मंथ में एक 2000 की इंस्टॉलमेंट पे करेगा, हर 4 महीने बाद 2000 रुपीज़ करके, ऐसे एनुअली 6000 का एक हेल्प देगा। और वो कैसे देगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा इसकी बात ये है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कैसी, सेंट्रल सेक्टर। अब देखो यहाँ सेंट्रल सेक्टर वर्ड आ गया, तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सेंट्रल सेक्टर और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होते हैं। और जो ये सेंट्रल सेक्टर है इसमें क्या होता है कि 100% फंडिंग किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ठीक, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि जो भी पैसा खर्च होने वाला उसको डिवाइड कर लिया जाता है 2 पार्ट्स में। कुछ पे कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ कौन पे करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे करती है। ठीक, ये इसका मेजर बात हुई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि इसको लागू कौन कर रहा है, तो इसको जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, ना ही PMO है। इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी। नेक्स्ट न्यूज़ में मालावार 2024 जो एक्सरसाइज हुए। अब देखो मालावार जो एक्सरसाइज है, मालावार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, तो वो सबसे पहले आपको याद रखने की जरूरत है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये कौन से कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। और इसका रिसेंटली क्या हुआ है कि जो रिसेंटली इसका वर्जन जहाँ पे हुआ है वो विशाखापत्तनम इंडिया में हुआ है। इसमें बाकी 3 कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA, ये चारों के चारों कंट्रीज। अब देखो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कब स्टार्ट हुई, 1992 में स्टार्ट हुई है। ठीक, पहले क्या होता था, ये बाइलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी किस किस के बीच में, इंडिया और USA में। लेकिन जैसे जैसे क्वाड की अवधारणा बढ़ी, क्वाड का कंसेप्शन बढ़ा, तो उसके साथ साथ बाकी 2 कंट्रीज को भी इसमें ऐड कर लिया गया। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्वाड की अवधारणा किसने दी थी, या क्वाड का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले कौन लेके आया था। तो ये क्वाड का जो अवधारणा थी वो जो जापानी प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, वो लेके आए थे। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने क्वाड को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी एक्सरसाइज जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 2024 का वर्जन, जिसको कज हिंद बोलते हैं। और KAZ से आप अनुमान लगा लो कजाकिस्तान, और फिर IND से अपना प्यारा भारत इंडिया। ठीक, और ये कहाँ हुई है, ओली में हुई है। कहाँ पे हुई है, ओली हिमाचल प्रदेश में हुई है। ठीक, अब इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। उनकी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, ये ध्यान ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से याद रखिएगा कि कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, ओली में हुई है। ठीक, और इसका कौन सा एडिशन हुआ है, 8th एडिशन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है कुछ इसकी हो गई। ये कोई फोटो डली हुई है आपके लिए ताकि आपको ध्यान रह सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ समय पहले हमने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो अभी पुण्यतिथि थी उसको हमने देखा है, तो उसके ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में तो था ही, साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कि इनको जो श्रद्धांजलि दी थी इस वजह से और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो हो सकता है आपको मॉडर्न इंडिया में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो इनकी खास बात क्या है कि ये बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, उनसे इंस्पायर्ड थे। और इन्होंने क्या किया था कि इंडियन होम रूल सोसाइटी को स्टेबलाइज किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस है ना, इन सबको स्टेबलाइज किया था कहाँ पे, लंदन में। की पॉइंट यही है, क्या स्टेबलाइज किया इन्होंने, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस को स्टेबलाइज किया कहाँ पे, लंदन में। ठीक, आपको इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और किसी चीज़ को आप ना रखें तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम।
फिर उसके बाद देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 IPRD, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का आयोजन हुआ और ये कहाँ पे हुआ, सैन मानेकशॉ भवन दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक, और ये क्या है, ये एपेक्स लेवल इंटरनेशनल आउटरीच ऑफ इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी का है कि उसमें जितने भी कन्वेंशन है, जितने भी स्पीचेस वगैरह सभी लोगों को बुला के डिस्कशन करना, इस टाइप के काम है। सबसे बड़ा प्रोग्राम है किसका, इंडियन नेवी का। ठीक है, आउटरीच प्रोग्राम है किसका, इंडियन नेवी का। और इस पे डिस्कशन का मेन मुद्दा क्या होता है, इंडो पैसिफिक। अब ये इंडो पैसिफिक क्या है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को मिला के इंडो पैसिफिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि द 2024 एडिशन ऑफ एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेवी इंडो पैसिफिक विल बी हेल्ड इन 3, 4, 5 अक्टूबर। ठीक, ये हो चुका है। अब देखो ये जो IPRD है ना, ये सागर पहल का पार्ट है। किसका पार्ट है, सागर। अब ये सागर क्या है, सागर क्या, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब ये जो सागर स्कीम है ना, ये विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने बोला कि जो एरिया है इंडियन ओशन का, उसमें क्या है कि सबका डेवलपमेंट कैसे हो सको, इसलिए कॉपरेशन किया जाना। अब इसके जरिए, कॉपरेशन के जरिए हम अलग अलग कंट्रीज में कुछ मिशंस भेज रहे हैं, किसी के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, किसी के साथ नेवी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसी विजन के अंदर हम कर रहे हैं। तो ये भी IPRD जो क्या है, इसी का ही पार्ट है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा, सागर देखो इस बार 2024 के एग्जामिनेशन में भी आया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि अम्ब्रेला स्कीम जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि कैबिनेट अप्रूव इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब बाय साइनिंग अ लेटर ऑफ इंटेंट। तो अभी रिसेंटली क्या है, जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कि इंडिया ज्वाइन कर सकता है किसको, इंटरनेशनल एनर्जी हब को। तो आप ये याद रखना कि जो इंटरनेशनल एनर्जी हब है ये, इसमें अभी टोटल 16 कंट्रीज हैं। मेंबर कंट्रीज का नाम शायद ही आप ध्यान रख पाओ, लेकिन अगर याद रहे तो बढ़िया बात है। बस आप ये याद रखिए कि हमने इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी हब है उसको ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं हम, और इसमें फ़ायदा क्या होगा ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब ये क्या करता है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है डेडिकेटेड फॉर फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो हब है इसका काम क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे विश्व के अंदर अलग अलग कोनों में बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए काम करता है। आप इतना ही ध्यान रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कृषि उन्नति योजना टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। अब देखो जितनी भी एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी स्कीम्स चल रही थी, गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है कि उनको थोड़ा चैनलाइज करने के लिए, उनका जो क्रियान्वयन है उनका ढंग से करने के लिए क्या किया गया है कि उनको एक ही स्कीम्स के अंडर लाया गया है। तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती हुई स्कीम्स हैं, उन सबको एक ही स्कीम के अंडर ला दिया गया। उस स्कीम का नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके अंदर सारी स्कीम्स को ला दिया। दूसरी तरफ जो कृषि उन्नति स्कीम है उसके अंदर हमने क्या किया कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए जितनी भी स्कीम चलाई जा रही है उसको उसके अंदर डाल दिया। तो अब हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जितनी भी स्कीम्स हैं उनको क्या 2 स्कीमों के अंदर डाल दिया है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब कुछ आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि PMRKVY जो स्कीम है उसके अंदर ये स्कीम्स आती हैं। पहली स्कीम जो आती है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट आती है, दूसरा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट आता है, तीसरा एग्रो फॉरेस्ट्री आता है, चौथा परंपरागत कृषि विकास योजना आती है, पांचवा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंक्लूडिंग क्रॉप रेजिडेंस मैनेजमेंट आता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, RKVP DPR कंपोनेंट, एक्सेलेरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स। अब देखो जितनी भी क्या बात की जा रही है इसमें एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी से, तो आप वैसे भी जो स्कीम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा होगा उसको आप लिंक कर सकते हो सीधे कि वो किसके अंडर आता है, इसके अंदर आता है RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। ठीक, दूसरा कैबिनेट अप्रूव नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। ठीक, अब एडिबल ऑयल्स के लिए कैबिनेट ने एक और मिशन को अप्रूव किया है। उसका टाइम पीरियड आप याद रखिए 2024 से 2025 से लेकर 2030 तक का ये टाइम है। टोटल 7 ईयर के लिए ये प्रोग्राम। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब कि क्या मतलब हम चाहते हैं इससे, एम क्या है इसका, तो एम है टू एड्रेस द डिपेंडेंसी एंड प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द सीरीज ऑफ मेजर टू इनहेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल्स। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एडिबल ऑयल्स के लिए हम ज़्यादातर चीज़ों को जो पाम ऑयल को हम बाहर से
क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो उस इंपोर्ट को कम करने के लिए ये स्कीम्स को लेके आए हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करनी है अपना जो भी एडिबल ऑयल हमें खर्चा होता है उसके लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया हुआ है कि उसको बढ़ावा देने के लिए जो सीड्स हैं उनकी सीड्स की क्वालिटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये स्कीम हम लेके आए हैं। अब एक डाटा यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे आपको कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसमें ये काम आ सकता है। इसमें लिखा हुआ है सिंपल कि हम टोटल 57% के आसपास एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। समझो कितना बड़ा एक्सपोर्ट के लिए हम पैसा पे कर रहे हैं, इंपोर्ट के लिए हम पैसा पे करना पड़ रहा है। तो 57, तो अगर मान लो कोई भी इशू आ जाए बाहर तो हमें एकदम से इम्पैक्ट होता है, ठीक। एक ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट, फिर अभी कुछ ही समय पहले लॉन्च ऑफ 25 टन बोलार्ड पुल टग अस्वा। आप ये नाम याद रखिएगा कि जो ये अस्वा है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा अस्वा है क्या। तो ये जो अस्वा है एक तरीके का टग बोट है जो किसी चीज को खींच के ले जाने का काम करते हैं। तो आपसे इतना याद रखिए, अस्वा एक टग बोट है, किसका, इंडियन नेवी का, ठीक। दूसरा, INS भी तारिणी सेल्स आउट फॉर नाविक सागर परिक्रमा 2। अभी कुछ समय पहले तो कोई क्वेश्चन आया था कि जो सागर परिक्रमा योजना है, जो सेलिंग एक्सपेडिशन है, उसमें कौन सा वेसल यूज हुआ है, जिसमें INS तारिणी यूज हुआ था। लास्ट ईयर का ऐसे क्वेश्चन है CAPF का। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि उसका सेकंड वर्जन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। सेकंड वर्जन में कौन कौन है, लेफ्टिनेंट कमांडर डिलाना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एम्बार्क हिस्टोरिक। अब ये फिर से उसी काम पे जा रहे हैं और वही जो वेसल है उसका भी नाम क्या है, वही तारिणी, INS तारिणी, ठीक। और एक न्यूज ये है, INS तलवार है वो मुंबासा विजिट किया है। तो अभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई कौन सी वेसल है जो रिसेंटली केन्या गई हुई थी, तो वो कौन है, INS तलवार है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन विजिट बंदर अब्बास। अब ये बंदर अब्बास जो पोर्ट है वो कहाँ का, ईरान का पोर्ट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारा जो स्क्वाड्रन है एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए कहाँ पे गया हुआ है, ईरान गया है, बंदर अब्बास में। अब कौन कौन से उसमें वेसल गए, कुछ समय पहले तक मैंने देखा था कि व्हीकल के बार बार क्वेश्चन पूछ लेता था कि कौन सा वेसल कहाँ गया क्या नहीं गया इस चीज़ को। तो उसमें INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा, ये तीनों के तीन कहाँ गए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, ईरान बंदर अब्बास गए हुए हैं। और इसमें एज सच कोई खास न्यूज़ है नहीं, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लॉन्चेस PM E-ड्राइव स्कीम फॉर एट भारत मंडपम। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो PM E-ड्राइव स्कीम है वो किससे रिलेटेड है। तो आपके लिए इतनी याद रख लेना कि E-व्हीकल से रिलेटेड है, E-व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक। और कौन चला रहा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज चल। इसमें देखो एम्स टू एक्सेलरेट EV एडॉप्टेशन एंड स्टेबलाइज एसेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, प्रमोटिंग क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि जो ये मिनिस्ट्री है हैवी वाली, वो क्या करती है कि जो भी EV खरीदेगा तो उसको कुछ सब्सिडी देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें बोला गया कि जितने भी प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे कानून का एक सेट होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या व्हाइट पेपर जारी किया कि क्या होने चाहिए, उसके लिए आप सुझाव दीजिए, ठीक। दूसरा एक है कि हमने देखा है कि सर्दियों के टाइम पे स्टबल बर्निंग की वजह से एक दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत कंडीशन, हालांकि वही एक प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन वो एक मेजर इशू है। तो उसके लिए क्या हुआ है कि एक जो फ्लाइंग स्क्वाड, मतलब एकदम से जैसा कि छापा मारने का काम होता है कि वो चेक करते रहेंगे कोई स्टबल बर्निंग तो नहीं कर रहा है, उस टाइप की चीज़ों के लिए एक स्क्वाड बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि हमने जो इंडियन आर्मी है उसने आइडेक्स प्रोजेक्ट, अब सबसे पहले इस आइडेक्स प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि आइडेक्स प्रोजेक्ट क्या है। ये आइडेक्स प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें बोला गया था डिफेंस एक्सपो 2018 में। कब, डिफेंस एक्सपो 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। उसमें बोला गया कि जितने भी इंडियन आर्मी या फिर फोर्सेस से रिलेटेड कोई चैलेंज है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी स्टार्टअप, कोई भी चैलेंज, इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, कि कोई स्टार्टअप आए कि ये प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो हम बोल सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर उनको सॉल्व करने के लिए जो प्रमोशन का काम करना है, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, ठीक। फिर एक न्यूज़ ये थी, द चैंपियंस ऑफ अर्थ। तो आपसे ये पूछ ले कि ये चैंपियंस ऑफ अर्थ जो है, वैसे भी ये अवार्ड भी मिलता है, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत होता है कि ये अवार्ड किससे रिलेटेड है। पहले तो ये देखो, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक। दूसरा हमें याद रखना चाहिए कि श्री तुलसी तांती जी, इनको यूनाइटेड नेशन फर्स्ट चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला था। किसको,
श्री तुलसी तांती को, और इन्हें इंडिया का द विंडमैन भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले इंडिया का विंडमैन किसे बोला जाता है, तो श्री तुलसी तांती जी को बोला जाता है। और साथ ही चैंपियंस अवार्ड फर्स्ट इनको किसको मिला था, तुलसी तांती जी को मिला था। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था नमस्ते स्कीम। अब नमस्ते स्कीम के बारे में दो चीज याद रखिए, 2022 में आया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर और सेंटर स्पॉन्सर्ड, मैंने अभी आपको बताया था। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी जो सीवेज में काम करने वाले काम है, जो मैनुअली जो काम किए जाते हैं, उनको खत्म करना, कि भाई जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम किया जा रहा है उसको कैसे मशीनों से रिप्लेस करना, उसके लिए ये स्कीम लाई गई नमस्ते स्कीम। जैसे कि आप कई बार न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे कि जो सेप्टिक टैंक में सफाई करने के लिए गए और उनकी मृत्यु हो गई, इस चीज़ को खत्म करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है।